सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 10 में जो सोशल साइंस विषय है जिसका कोड 213 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद MCQ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो रहेंगे जो कि एक लाइन में जिनका उत्तर देना होता है, ये 20 से 25 शब्दों में उत्तर देना होता है। साथ में कुछ प्रश्न इसमें MCQ के भी रहेंगे। देखिए, अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को याद कर लेते हो तो उसी से MCQ बन के आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी होती जाएगी। तो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पूरे हिस्से में स्थित दो देशों के नाम का पता लगाएं। तो उत्तर है बांग्लादेश और म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर स्थित दो समुद्रों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी आएगी, मात्रा नहीं हटा लगानी है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो इस तरह से अगर हम भारत के नक्शे को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो है अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा देश पाक जल संधि द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है। तो वो है श्रीलंका। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के साथ दो देशों के मध्य सीमा का नाम लिखिए। तो भारत के साथ दो देशों के मध्य जो सीमा है उसके हम बारे में जानेंगे। तो भारत के साथ दो देशों के मध्य सीमाओं का नाम ये है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है उसके बीच जो सीमा है वो है इंडियन पाकिस्तान सीमा, जिन्हें हम लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC भी कहा जाता है। चीन जो है, चीन के बीच जो इंडो चीन सीमा जिन्हें भी लाइन ऑफ अक्टूबर यानी कि LAC कहा जाता है। अगला है, दक्षिण भारत के दो राज्यों के नाम लिखिए। तो दक्षिणी भारत के दो राज्य हैं वो है तमिलनाडु और केरल। प्रश्न संख्या 6 है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों के नामों का उल्लेख कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है जो बाहर के देशों से, बाहर का देश और हमारा देश दो बीचों उसके बीच में जो सीमा खींची हुई है। तो ऐसे राज्यों के नाम हमें बताने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ही पाकिस्तान को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश चीन को टच करता है। आगे है, सिक्किम की सीमा के साथ लगने वाले दो देशों के नाम लिखिए। तो सिक्किम की सीमा के साथ जो है वो नेपाल और भूटान लगते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अरब सागर के साथ संघ शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो अरब सागर के साथ संघ शासित प्रदेश जो है वो दमन व दीव और दादर नागर हवेली। तो अरब सागर जो है उसके जस्ट टच करते हुए मुंबई के आसपास में, उससे ऊपरी हिस्से में जो है दादर नागर हवेली और दमन और दीव स्थित है और ये संघ शासित प्रदेश है। नंगा पर्वत और नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो नंगा पर्वत और नंदा देवी जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 है, उन देशों के नाम लिखिए जिनमें महान हिमालय स्थित है। तो हिमालय भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा चीन में स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है, दो पूर्वांचल पहाड़ियों की पहचान कीजिए। तो पटकोई तथा मीजो दो पूर्वांचल पहाड़ी है। प्रश्न संख्या 12 है, डेक्कन ट्रैप कैसे बना था। तो डेक्कन ट्रैप का मतलब दक्षिण का पठार। ठीक है, जो दक्षिण का पठार है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण डेक्कन ट्रैप बना था। देखो, अगर हम भारत का नक्शा देखें, है ना, तो भारत के नक्शे में हम देखते हैं कि जो भारत के जो भौतिक विभाग है उसके अंतर्गत ये दक्कन ट्रैप है। ठीक है, ये जो है मरुस्थलीय भाग है, ये भारत का मैदानी हिस्सा है। इसके बाद में ये ऊपर जो पहाड़ी हिस्सा है ना, ये पहाड़ी हिस्सा आ जाता है और ये तटीय हिस्सा है जो समुद्र के आसपास में जो इसकी जमीनी हिस्सा है, जो जमीन और जल के समुद्र के बीच के अंदर है ना, वो है तटीय हिस्सा। यानी तटीय हिस्सा यानी तट है समुद्र के आसपास का। तो इस तरह से, और ये द्वीप समूह है, जो ये छोटे छोटे द्वीप समूह बने, इस तरह से द्वीप समूह है। तो कितने हिस्से हो गए, है ना, देखो, पर्वतीय हिस्सा, मैदानी हिस्सा और दक्कन का पठार जिसको दक्कन ट्रैप कहते हैं, मरुस्थलीय हिस्सा हो गया और ये तटीय हिस्सा हो गया और साथ में ये द्वीप समूह हो गए। तो इस तरह 6 भौतिक विभागों में भारत को बांटा जा सकता है। तो ये जो दक्कन ट्रैप है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दक्कन ट्रैप बना है, दक्षिण का पठार बना है। प्रश्न संख्या 13 है, तटीय मैदानों की किसी भी दो आर्थिक गतिविधियों को बताइए। तो उत्तर है कृषि, मत्स्य पालन तथा व्यापार एवं वाणिज्य तटीय मैदानों की आर्थिक गतिविधियां है। ये मैदानों की आर्थिक गतिविधियां आएगी, 2 लाइनें खींच गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा आप। अगला है प्रश्न संख्या 14, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्यटकों को क्यों आकर्षित करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो पर्यटकों को कई क्रियाकलापों को विकसित किया है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कई क्रियाकलाप विकसित हुए हैं, जैसे जल के अंदर तथा जल क्रीड़ा। तो जल के अंदर क्रीड़ा करना और जल के बाहर क्रीड़ा करना। क्रीड़ा मतलब कि कुछ खेल वगैरह जल के अंदर होता है क्योंकि समुद्री हिस्सा है वो।
प्रश्न संख्या 15 है, उत्तर से आकर गंगा में मिलने वाली दो सहायक नदियों के नाम बताइए। सहायक नदियाँ वो होती है जो एक नदी की सहायता करती है, एक नदी में दूसरी को छोटी मोटी नदियाँ आकर मिलती है, एक मेन नदी के अंदर बड़ी नदियाँ भी आकर मिलती है। तो गंडक और कोसी उत्तर से आकर गंगा में मिलने वाली दो सहायक नदियाँ हैं। प्रश्न संख्या 16 है, महानदी के पास कौन सी झील स्थित है? तो महानदी के पास चिल्का झील महानदी के पास स्थित है। प्रश्न संख्या 17 है, गोदावरी नदी द्वारा अपवाहित राज्यों के नाम लिखिए। तो गोदावरी नदी द्वारा अपवाहित जो राज्य है वो है अपवाहित। अपवाहित का मतलब होता है गोदावरी नदी कौन कौन से राज्यों में होकर निकलती है? तो वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ गोदावरी नदी द्वारा अपवाहित राज्य है। प्रश्न संख्या 17 है, तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है वो कृष्णा। तुंगभद्रा की सहायक नदी, ये तुंगभद्रा आएगा यहाँ पर, तो कृष्णा जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 19 है, पश्चिम और पूर्वी घाट के बीच मुख्य 5 अंतर पता कीजिए। तो पश्चिम और पूर्व घाट के बीच में 5 अंतर किस आधार पर बताना है? यहाँ पर 4 अंतर ही बताने हैं हमें। तो पहला है कि निरंतरता के आधार पर, औसत ऊंचाई के आधार पर, उच्चतम शिखर और नदियों के आधार पर। ठीक है, कितने अंतर बताने हैं हमें? 4 अंतर बताने हैं। यहाँ पर 4 अंतर हमें बताने हैं। तो पश्चिमी घाट के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो जैसे कि ये भारत का नक्शा है, तो ये तो हो गया पूर्वी घाट, ठीक है, जो समुद्र किनारे किनारे वाला जो हिस्सा होता है वो पूर्वी घाट है, और ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इस तरह से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो इसकी हमें ऊंचाई है, उच्चतम, इनमें उच्चतम शिखर, उच्चतम चोटी कौन सी है, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती है वो बताना है। तो पश्चिमी घाट में जो है, पश्चिमी घाट की पहले तो हम देखते हैं कि इसकी निरंतरता कैसी है। तो ये 1600 किलोमीटर के, निरंतरता मतलब कहाँ तक, कितनी दूरी तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो वह 1600 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। और दूसरा है कि औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। और इसकी उच्चतम शिखर कौन सा है? तो उच्चतम शिखर इसका अन्नायुमुदी है। अन्नायुमुदी एक चोटी का नाम है, मतलब कि एक पहाड़ी का नाम है जो सबसे ऊंची पहाड़ी है इस क्षेत्र की। तुंगभद्रा नदी जो है, इसकी नदियाँ जो यहाँ से बहती है वो है तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, मालाप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी, हेमावती नदी और काबिनी नदी। ये नदियाँ इस क्षेत्र से बहती है। फिर है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 15,200 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है। और इस क्षेत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत को 2 ताप कटिबंधों में विभक्त करने वाले उस महत्वपूर्ण अक्षांश का नाम लिखिए जो मानचित्र पर खींचा गया है, उस अक्षांश की डिग्री भी लिखिए। तो उत्तर है, भारत को 2 ताप कटिबंधों में विभक्त करने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री, कितने है ये? 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। इस तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। तो जैसे कि भारत का नक्शा अगर हम बनाते हैं तो ये 23.5 डिग्री उत्तर से निकलती है ना। ठीक है, जो कर्क रेखा है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर दर्शाए उन शहरों के नाम लिखिए जो समुद्र के द्वारा प्रभावित है और जो समुद्र द्वारा प्रभावित नहीं है। समुद्र के द्वारा प्रभावित मतलब कि ऐसे राज्य, ऐसे शहर जो समुद्र किनारों के आसपास है, जिस पर समुद्र का प्रभाव पड़ता है ना। और ऐसे शहर जो समुद्र के आसपास नहीं है, जो समुद्री क्षेत्र है, जैसे अरब सागर है, बंगाली खाड़ी है, हिंद महासागर है, इनसे वो बहुत ही दूर है। तो उत्तर है, समुद्र के द्वारा प्रभावित शहर है मुंबई और चेन्नई। जो समुद्र से प्रभावित नहीं है वे है लखनऊ और दिल्ली, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली समुद्री क्षेत्र से बहुत दूर है। मुंबई और चेन्नई जो है वो समुद्री तटों के किनारे स्थित शहर है। प्रश्न संख्या 22 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है? तो इसका उत्तर है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न दाब के क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, निम्न दाब के क्षेत्र में आने वाले राज्य है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के कुछ भाग। ये मध्य एशिया में आने वाले राज्य है।
तो ये जो राज्य है वो निम्न दाब के क्षेत्र है। देखो, निम्न दाब का क्षेत्र मतलब होता है, दाब मतलब होता है हवा का दबाव। तो ये जो राज्य है वहाँ हवा का दबाव थोड़ा कम होता है। तो वो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। क्योंकि यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, तो जब गर्मी बढ़ती है तो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसकी वजह से वहाँ दाब कम हो जाता है। जब ठंडा प्रदेश होता है तो वहाँ हवा का दाब ज़्यादा होता है। तो ये निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ पर बनता है। प्रश्न संख्या 24 है, मानसूनी पवनों के दक्षिण पश्चिम से आने के कारण किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मानसूनी जो पवनें हैं वो दक्षिण पश्चिम से आती है, तो उसमें कौन से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वो है सबसे पहले केरल राज्य में वर्षा होगी। प्रश्न संख्या 25 है, मानसूनी पवनों के बंगाल की खाड़ी पहुंचने पर उसकी दिशा क्या होती है। तो मानसूनी पवनों की दिशा दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम होती है। प्रश्न संख्या 26 है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा कहलाती है काल वैशाखी, व्यापारिक पवनें, लू और उनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु में जो मैदानी क्षेत्रों में जो चलने वाली हवा होती है वो होती है लू। तब आपने देखा होगा गर्म गर्म थपेड़े लू के लगते हैं, तो ये लू होती है। प्रश्न संख्या 27 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला अरब सागर शाखा के रास्ते में एक बाधा के रूप में कार्य करती है। तो पश्चिमी घाट है वो अरब सागर के रास्ते में, उस शाखा के रास्ते में एक बाधा का कार्य करती है। तो देखो ये अरब सागर है, ठीक है, ये अरब सागर है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट हैं जहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, यानी कि थोड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। तो ये पश्चिमी घाट कहलाता है, जो कि अरब सागर और के रास्ते में, उनकी शाखाओं के रास्ते में, अरब सागर की जो शाखा है उसके रास्ते में, अरब सागर जो है उसके रास्ते में ये बाधा उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 28 है, बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय किसके दौरान आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम बताना है हमें, वो पीछे हटते मानसून की वजह से आते हैं, है ना। जब मानसूनी समय आता है, जब हमारा जून जुलाई अगस्त के आसपास जो हमारा वर्षा का मौसम होता है, मानसून का मौसम होता है, उस समय जब मानसून पीछे हटता है, यानी मानसून जो सितंबर के आसपास पीछे हटने लग जाता है, ठीक है, तब ये जो है उस पीछे हटते मानसून में अरब सागर में जो है बंगाल की खाड़ी में है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, कौन सी जगह मार्च में सबसे अधिक गर्मी होती है। तो उत्तर है दक्कन का पठार। तो दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर मार्च में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। प्रश्न संख्या 30 है, मानसून कहा जाता है। तो मानसून किसे कहा जाता है, मानसून मौसमी पवनों को कहा जाता है। तो जहाँ मैंने राइट का निशान लगा रखा है वो इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 31 है, जायद मौसम कब आता है। तो जायद का जो मौसम है वो शीत ऋतु के पश्चात अर्थात मार्च से मई तक जायद का मौसम आता है। तो जिसके अंतर्गत जो जायद की फसलें होती है उगाई जाती है, तो ये शीत ऋतु के पश्चात अर्थात मार्च से मई तक ये जायद का मौसम आता है। प्रश्न संख्या 32 है, खरीफ और रबी मौसम के महीने बताएं। तो रबी मौसम के महीने हैं अक्टूबर और नवंबर तथा खरीफ मौसम के महीने जून और जुलाई है। देखो रबी, खरीफ और रबी क्या है, ये फसलों के नाम हैं, यानी कि ये मौसम के अकॉर्डिंग जो फसलें उगती है। तो जो फसलें गर्मी में पैदावार जिन फसलों की होती है उसको हम खरीफ की फसल कहते हैं, और जो फसल सर्दियों के मौसम में जिन फसलों की पैदावार होती है उसको हम रबी की फसल कहते हैं। तो यहाँ पर उनका समय या महीना बताना है। तो रबी के मौसम के महीना अक्टूबर से नवंबर में उसकी जो है बुवाई कर दी जाती है, और खरीफ की फसलें हैं तो वो है मई से जून से जुलाई में उनकी मतलब उन फसलों की बुवाई खेतों में कर दी जाती है। प्रश्न संख्या 33 है, भारत के सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 3 क्षेत्रों के नाम बताइए। तो उत्तर है, भारत के सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 3 क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी लेह लद्दाख तथा दक्षिणी मध्य भाग। प्रश्न संख्या 34 है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ बंदरगाह नहीं है, उसके लिए एक कारण दीजिए। तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर है। प्रश्न संख्या 35 है, किस राज्य में एक से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में एक से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। प्रश्न संख्या 36 है, उन 2 राज्यों के नाम लिखिए जो और जहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो वो है हरियाणा और राजस्थान। हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डा जो है हमारे हरियाणा और राजस्थान में नहीं है। प्रश्न संख्या 37 है, आपके घर से सबसे निकट अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डा कौन सा है। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा और पालन एयरपोर्ट। तो इस तरह से आप इनका नाम लिख सकते हो। तो इस तरह से 37 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट होते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इनको ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है एक साथ आपके, ठीक है, जो कि आपके मेन एग्जाम में आने वाले चैप्टर है उन्हीं से संबंधित इस वीडियो में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये तीनों चैप्टर के क्वेश्चन है, जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 13 है, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे
उनके ही MCQ यहाँ से लिए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।